Hi everyone, I am Mohan. Again I am here to discuss new lectures of the alternating current and today will be the third lecture of the alternating current. आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा. शुरू के पहले और दूसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने एवरेज करंट, आरएमएस वैल्यूज, एसी डीसी में डिफरेंस और सर्किट थ्योरी के कुछ पार्ट्स डिस्कस कर चुके थे. सर्किट थ्योरी में हम लोगों ने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, आरसी सर्किट एंड एलआर सर्किट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इन द एसी सर्किट्स, पावर फैक्टर्स, एलसीआर सर्किट्स के बारे में, सीरीज एलसीआर सर्किट्स के बारे में और कुछ सवालों को. बचे हुए पार्ट्स को हम लोग अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. तो आज की चीजों को हम लोग शुरू करते हैं. पहला आज हमारा शुरू क्या है, पावर फैक्टर्स के बारे में. जैसे आपने डीसी सोर्सेज में पढ़ा होगा, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट. हमने ये पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है. और वहां पे जो हमें पावर निकालते हैं और एसी में जब हम पावर निकालेंगे तो चूंकि हमें ये बात पता है कि एसी अल्टरनेटिंग करंट्स में वोल्टेज और करंट लगातार वेरी करते हैं, तो मुझे जब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए या वोल्टेज के लिए दोनों को जब वैल्यू चेंज हो रही हैं और उसके लिए मुझे पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हर एक पॉइंट्स पे, हर एक समय पे मुझे डिफरेंट पावर मिलेंगी, वो भी इंस्टेंटेनियस पावर्स पता चलेगा. हम तो यही जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है. आप देखो पावर का P V इंटू आई, यही पढ़ रखा हम लोगों ने. अच्छा, अगर मैं एसी पावर के लिए कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, तो एसी पावर के लिए मेरे पास किसी भी टाइम पे वोल्टेज, किसी भी टाइम पे करंट को जब एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एसी पावर देगा. अच्छा, वो जो मुझे एसी पावर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा. क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर. अच्छा, तो मुझे हर एक सेकेंड, हर एक टाइम पे पावर कितना है इस बात को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमें तो ये जानना है कि हर एक साइकिल में पावर कैसे होगा. क्यों, क्योंकि ऐसे साइनसॉइडल्स के बहुत लंबी लंबी साइकिल्स बनती हैं. जैसे कि अगर हम अपने इंडियंस की बातें करें तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, तो एक सेकंड में कितने साइकिल फॉर्म होंगे, 50 साइकिल्स, ठीक है. तो अपने को एवरेज से लेन देन होगा. मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो अब हमारे पास एक ऐसा कोई भी एलिमेंट है, अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है. इसके अंदर आर हो सकता है, सिर्फ एल हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एल आर हो सकता है, या फिर मैं आपको बोलूं आरसी हो सकता है, एलसीआर हो सकता है, कोई भी सर्किट हो सकता है. मुझे चाहे जो भी सर्किट होगा, मुझे इतना बात पता है कि अगर मैं एसी सोर्स अप्लाई करूं और यदि मैं एसी सोर्स को ऐसे बोल दूं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर है. तो जो मेरा करंट सोर्स होगा I, ये कुछ ऐसा होगा, I साइन ओमेगा टी प्लस I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विद सम फेज डिफरेंस. व्हाट इज द फाइव, इसका मतलब ये है, मैं ऐसे बोलूं कि अगर मेरा ये वोल्टेज है तो ये करंट और ये वोल्टेज, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 5. तो मतलब कोई भी सर्किट हो, चाहे रेजिस्टेंस होगा तो 5 कुछ और होगा, 0 हो सकता है. अगर L होगा, मतलब जो भी कनेक्शंस होगा सर्किट एलिमेंट ही कनेक्ट होगा. रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, एलआर हो सकता है, एलसीआर हो सकता है, यही सारी चीजें हो सकती है, एलसी, ठीक है. तो इनमें से कुछ भी होगा तो मुझे पता है कि वोल्टेज और करंट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा और उसको हमने कितना मान लिया है, 5. क्लियर है बात, आप समझते हैं आगे. तो अगर मुझे इसका पावर लिखना हुआ तो मैं इसका पावर क्या लिखूंगा, आप देखो. क्या मैं पीटी की वैल्यू लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, क्या V नॉट साइन ओमेगा टी, V की वैल्यू होगी, और I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये होगा क्या, देखो आप, क्या मेरी बात समझ में. तो अब मुझे इनके पावर को कैलकुलेट करना है, तो ये जो V नॉट I नॉट पीक वैल्यूज है इनको बाहर निकाल लेते हैं. तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5.
क्लियर है? इनको ओपन करते हैं, तो ये बी नॉट आई नॉट क्या होगा, देखो आप साइन ओमेगा टी प्लस 5 ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस बी से ओपन होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर ये ए और ये बी मान के मैं ओपन करूंगा तो देखो आप साइन ओमेगा टी यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस 5 कॉस ओमेगा टी साइन 5। क्या ये बात समझ में आई क्या? आप देखो क्लियर है बातें? इनको मैं फिर से ओपन करने के बाद आप देखो बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5। क्लियर है बातें? अच्छा, इंस्टेंटेनियस पावर है, ये कैसा पावर है अपने पास, इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब किसी भी टाइम पे मैं इन वैल्यूज को रखूंगा तो मुझे पावर मिलेगा। और हमने भी बताया कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट लगातार वेरी करता है, तो मुझे हर एक सेकंड पावर कितना कंज्यूम कर रहा है इससे अपने को कोई लेन देन नहीं। अगर पूछा जाएगा तो मैं निकाल सकता हूं इतना हुआ, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं उसके एवरेज पावर में जानने में कि एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम कर लेगा, और एक सेकंड में हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता होगी तो मैं पता कर लूंगा कि हाँ इतना पावर पर सेकंड ये कंज्यूम कर रहा है। क्लियर है क्या? तो एक्चुअल में मुझे क्या निकालने की जरूरत है, इसका एवरेज पावर। और एवरेज कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है, एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद होगा आपको, प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। क्या एवरेज पावर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्या पावर इज ए फंक्शन ऑफ टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये अपने को क्या देगा, एवरेज पावर। क्या ये बात समझ में आई? आप देखिए अब इस वैल्यू को अगर मैं यूज करूं तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन, और कितने साइकिल में चाहिए, एक साइकिल में, अभी हम लोग बातें करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा बी नॉट आई नॉट इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस, अच्छा ये क्या मैं ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और ये साइन पाई। क्या मैं इसमें ऐसे चेंजेस कर सकता हूं, देखो क्लियर, इनटू dt डिवाइडेड बाय dt। क्लियर? अब मुझे पावर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर इन वन साइकिल। मुझे एक साइकिल में इंटरेस्टेड हूं, एक साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड, जीरो से टाइम पीरियड तक, मतलब जीरो से मैं क्या चाहता हूं, 2 पाई बाई ओमेगा तक कैलकुलेट करना चाहता हूं, फिर मैं आगे की बातें कर सकता हूं। क्लियर है? अब देखो आप आगे मैं यूज करता हूं, तो हम लोगों ने, तो मुझे जो अब एवरेज पावर मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा, मैं जो कांस्टेंट टर्म में बाहर निकालूं, इंटीग्रेशन 0 टू टी, और अपने पास यहां पे क्या बचा था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 dt डिवाइडेड बाई dt कर दूं, और इसको भी डिवाइडेड बाई dt। क्लियर? कैसे मैं लिख सकता हूं इसका, अभी 0 से t, 0 से t, और ये भी 0 से t, देखिए तो क्लियर है। फिर मैं v नॉट आई नॉट को कॉमन लूंगा। अच्छा, इस जगह पे अगर मैं देखूं तो cos 5 भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 5 बदलने वाला नहीं है, जो कुछ भी होगा फिक्स होगा, तो मैं cos 5 भी बाहर निकाल लेता हूं। अब मेरे पास वेरी करने के लिए क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t डिवाइडेड बाई dt, ये पूरा था एक्चुअल में। ठीक है, ऐसे v नॉट आई नॉट बाहर था, अब यहां पे ऐसे था। क्लियर? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए v नॉट आई नॉट
साइन फाइव इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी, और ये सॉरी बाई 2 भी पीछे छूट गया तो बाई 2 भी रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी 0 टू टी, और ये भी 0 से टी। क्लियर है? क्या आप देखो इनमें जो हमने इंटीग्रेशन यूज किया है समझ में आ रहा है सब? अब देखिए अगर आप देखो तो इसको पहले करते हैं। साइन 2 ओमेगा टी, एक साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना? 0। हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 होगी। तो ये वाले टर्म्स अपने का कोई लेन देन है ही नहीं, तो बचा कितना अपने पास? अब सिर्फ इतना सा बचा, बी नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर आपको याद हो तो क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकता हूं क्या? हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है ये सारी चीजें। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखता हूं बी नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ टी 0 से टी 0 से टी। देखिए अब 1/2 का इंटीग्रेशन बी नॉट आई नॉट, इसको 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 टी टी आएगा क्या? देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक। और माइनस cos 2 ओमेगा टी, फिर से एक फुल साइकिल है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा आफ्टर पुटिंग द लिमिट 0, और नीचे कितना? फिर से टाइम t, तो ये कितना हो जाएगा? इनटू cos फाइव, यहां से फिर छूट गया, सॉरी cos फाइव ये छूट गया, बी नॉट आई नॉट cos फाइव, तो यहां भी वही होगा बी नॉट आई नॉट cos फाइव। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या मेरे पास बी नॉट आई नॉट cos फाइव डिवाइडेड बाई 2 आया क्या? तो मेरे पास जो एवरेज पावर की वैल्यू आई वो कितनी आई? देखिए P एवरेज इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट cos फाइव डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द बी नॉट आई नॉट? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। क्लियर है? क्या मैं इसको रीअरेंज करने के बाद ऐसा लिख सकता हूं क्या? बी नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 इंटू cos फाइव। तो इसको क्या बोलते हैं? बी नॉट बाई रूट 2 क्या है? ये बी आर एम एस वैल्यू है इंटू आई आर एम एस वैल्यू इंटू cos फाइव। देखिए तो इस cos फाइव को, अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर डीसी सोर्स की बात अगर आप करो तो पावर सिर्फ वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता था। क्लियर? यहां पर मेरे पास एक नया टर्म है cos फाइव, मतलब अगर मैं एक साइकिल में एवरेज पावर को कैलकुलेट करूंगा तो एवरेज पावर को कैलकुलेट करने में वी आई के अलावा एक नया टर्म है, और वो टर्म है cos फाइव, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। देखिए इस बात को समझते हैं। cos फाइव को हमने एक नया टर्म नाम दिया, क्या है? पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट के अलावा कोई एक और फैक्टर है जो पावर को डिसाइड कर रहा है। तो हमारे घरों में जो एसी सप्लाई के कनेक्शंस हैं उन सब में वोल्टेज और करंट कितना है के अलावा हमारा पावर फैक्टर कितना है ये भी डिसाइड करता है कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। क्लियर है क्या बात है? तो पावर कंजम्पशन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर व्हिच इज द cos फाइव। व्हाट इज द फाइव? फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। और फाइव की वैल्यू हम लोगों ने पीछे के सर्किट से निकालना सीख रखा है, जैसे अभी कुछ ही समय में हम लोग बातें करेंगे। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं cos फाइव की वैल्यू लिखना हुआ तो cos फाइव की वैल्यू कितनी? आप प्रीवियस लेक्चर्स को याद करो तो हमने tan फाइव लिखा था, या मतलब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, तो उसमें अगर cos फाइव की वैल्यू लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? R बाई जेड। कितना लिखेंगे? आपको अगर फिर जैसे मैं एक सर्किट की कोई भी सर्किट बना देता हूं, जैसे आपको देखो
मैं ऐसे ये R बना दूं, ये XL बना दूं, और ये एंगल कितना है 5, यही तो है। तो ये अपना कितना वोल्टेज बोल दूं, ये करंट बोल दूं, कुछ भी मैं ऐसे बोलूं I। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है 5, वो कितना है 5। तो अगर मैं इसका कॉस लिखने के लिए बोलूं cos 5, तो आप कितना बताओगे R/Z, इसके अक्रॉस जो आएगा Z की वैल्यू कितनी √R² प्लस XL का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। क्लियर है। और tan 5 की वैल्यू हम लोग कितना लिखा करते थे XL/R, आपको याद होगा पीछे की बातें। तो cos 5 की वैल्यू जो हुई वो क्या बताया मैंने R/Z। अच्छा, इसी सर्किट के, ये सर्किट हमने एग्जांपल लिया है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी सर्किट्स के लिए लिखोगे तो हमेशा cos 5 यही आएगा। ठीक है क्या? क्लियर। अब देखिए, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका डिफरेंट फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या इसको Vrms। क्या IRMS को क्या मैं Vrms डिवाइडेड बाई Z लिख सकता हूं क्या? और cos 5 को हमने अभी क्या बताया R/Z, तो मतलब क्या Vrms IRMS इंटू R/Z, ऐसे भी लिख सकते हैं। cos 5 को मैंने क्या बताया अभी R/Z, तो क्या ये वैल्यू ऐसे लिखूंगा क्या Vrms का स्क्वायर इंटू R/Z का स्क्वायर। देखिए, और दूसरा फॉर्म में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, देखिए IRMS को Vrms को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूं तो क्या मैं IRMS इंटू Z लिखूंगा क्या लिखूंगा मैं IRMS इंटू Z, और क्या बचेगा IRMS इंटू cos 5 R/Z। ये कितना हो जाएगा IRMS का स्क्वायर इंटू R। देखिए तो क्या मेरी बात समझ में आई? ये सब डिफरेंट फॉर्म है सर्किट्स के यूज करने के लिए। डिपेंड करेगा कि अब हमारे पास किस टाइप का सर्किट है, तो हम उन सबको यूज करेंगे। प्योर रेजिस्टिव है, रेजिस्टेंस सीधे यूज कर लो आप। इसमें क्या है R/Z, मतलब कोई ना कोई दूसरी सर्किट्स होंगी जिसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के अलावा कोई कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। क्लियर है। तो ये डिफरेंट फॉर्म है। जो हमें ये बातें यहाँ से समझनी है वो ये समझनी है कि एवरेज पावर फॉर द गिवन AC सप्लाई इज Vrms into IRMS into cos 5, where cos 5 is the power factor and which is denoted by R/Z। क्लियर है बातें? तो अब हम डिफरेंट सर्किट्स का देखते हैं कि पावर फैक्टर्स कितना आता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो मेरे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। कैसा है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऐसे मैं ऐसे बोलूंगा, ये E बोल दो। हमको पता है कि E0 sin ओमेगा t, तो यहाँ पे I0 sin ओमेगा t, दोनों ही क्या है E and I is in same phase। क्लियर। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी 0। तो अगर मैं इसका एवरेज पावर लिखूंगा तो कितना लिखूंगा V0 नहीं, यहाँ पे हमने E0 लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा E0 I0 cos 0, तो कितना हो जाएगा E0 इंटू I0। क्लियर। तो पावर फैक्टर इसका कितना मैं लिखूंगा 0, पावर फैक्टर cos 0, तो कितना 1। क्लियर है बात? अब देखिए, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे सर्किट की बात करूं, प्योर कैपेसिटी सर्किट है हमारे पास ऐसे, तो ये XC, और अगर मैं E0 sin ओमेगा t ले लूं तो मुझे पता है कि I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 होगा ये, क्योंकि कैपेसिटी सर्किट में, प्योर कैपेसिटी सर्किट में क्या होता है π/2 का फेज डिफरेंस होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी π/2, तो P एवरेज कितना, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर E0 I0 cos
5, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे फिर से E नॉट आई नॉट कॉस पाई बाई 2 कितना आया 0। तो पावर फैक्टर यहाँ से अगर मेरे से पूछा जाएगा तो कितना कॉस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसी तरीके से अब मैं दूसरे सर्किट्स की बताऊं, जैसे हमने पहला देखा रेजिस्टेंस सर्किट्स के लिए, तो मुझे क्या समझ में आया P एवरेज इसके लिए कितना आया, या सिंपल V नॉट आई नॉट सिंपल ही आया। और अगर इसका मैं पावर फैक्टर की वैल्यू बात करूंगा तो कितना आया ये। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसका प्योर कैपेसिटी सर्किट की बातें करूं तो प्योर कैपेसिटी सर्किट के लिए कितना आया था ये XC, ये कितना आएगा P एवरेज 0, पावर फैक्टर कितना 0, यही तो आया। आप देखो अगर ये इंडक्टिव सर्किट है ये XL हो जाएगा तो P एवरेज कितना आएगा इसका भी अगेन 0, क्यों कि पावर फैक्टर कितना है 0 है। अच्छा, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना, देखो आप ये E तो इसी तरफ क्या होगा I इनका, ये प्योर कैपेसिटी सर्किट है तो मैं ये I तो ये कितना E इनके बीच का पाई बाई 2 डिफरेंस होगा। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए मैं बात करूंगा तो कितना ये E तो ये I इनके बीच का कितना पाई बाई 2। देखो क्लियर है बातें। अच्छा, अगर मेरा सर्किट प्योर कैपेसिटी ना होगा कुछ दूसरा सर्किट है, मैं से बोलूं कि ये रेजिस्टेंस है और ये LR है, तो पावर एवरेज कितना होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वैल्यूज होंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो आप V नॉट आई नॉट कॉस 5। अच्छा, पावर फैक्टर कितना होगा इसका पावर फैक्टर कितना R बाई जेड लिखना पड़ेगा। अब इसका अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो आप ये वोल्टेज और ये करंट और ये फाई की वैल्यू, देखिए क्या मेरी बात समझ में आई, R बाई जेड। क्लियर। और यदि मेरे पास प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटी और प्योर रेजिस्टिव के अलावा RC सर्किट हो तो मैं बनाऊंगा कैसे, देखो आप तो यहाँ पे अगेन P एवरेज क्या लिखूंगा मैं V नॉट आई नॉट कॉस 5, तो पावर फैक्टर कितना फिर से अगेन R बाई जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5, और यहाँ पर प्योर चूंकि कैपेसिटेंस है ये XC और ये R, तो मुझे पता है कि करंट आगे चलता है तो ये करंट होगा और ये वोल्टेज चल। क्लियर है बात है। और रही बात LC और LCR सर्किट्स के लिए, तो अभी हम लोग उसको पढ़े नहीं है, तो उसके बारे में भी अभी थोड़ी समय में हम पावर फैक्टर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा वो यही सब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय में ये बात आपको समझ में आने लग जाएगी कि LCR सर्किट्स के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो या तो प्योर कैपेसिटी या तो इंडक्टिव सर्किट बनेगा या तो कैपेसिटी सर्किट बनेगा, तो उसको भी मैं R बाई जेड ही लिखूंगा। तो ज्यादा ये तीन तो आपके लिए बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द सवाल जो फॉर्म होंगे जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, या तो इंडक्टिव सर्किट होगा या तो कैपेसिटी सर्किट होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इस छोटा सा न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए जेईई मेन 2024 में ही पूछा गया था अभी हाल में ही। अब इसका सवाल को सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ते हैं सवाल को। आप पॉज करके सवाल को पढ़ो, पढ़ने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना भी हमने इंफॉर्मेशन दिया उसके बेस पे। बहुत आसान सा सवाल है। क्लियर है। देखिए एक सीरीज LR सर्किट है। क्या है? एक सीरीज LR सर्किट है विद एन AC सोर्स 25 sin 1000t वोल्टेज हैज पावर फैक्टर 1/√2। मतलब क्या है कि अभी जो करंट सिचुएशन में इनिशियल में जो पावर फैक्टर मेरे को दिया है R बाई जेड की वैल्यू वो कितना दिया है 1/√2। क्लियर है। मींस की cos फाई की वैल्यू कितनी है, ऐसा कुछ। और इफ द सोर्स ऑफ द EMF इज चेंज, तो ये कब ये इस EMF पे है, कितना है, अगर मैं E की वैल्यू लिखूं तो कितना है 25 sin 1000t। अच्छा, फाइनल सिचुएशन क्या होता है उसको देखते हैं। फाइनल मतलब जब E की वैल्यू कितनी हो जाए 20 sin 2000t, ये तो हमसे
cos फाइव की वैल्यू पूछा है। क्लियर है, सवाल समझ में आया? और कुछ ऑप्शंस दिए गए, आप पॉज करके ट्राई करो, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। इससे अपने को क्या आएगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या करना है। देखो ये एक्सएल और ये आर, ठीक है। पहले अगर इनिशियल कंडीशन को मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम बनाऊं, तो ये एक्सएल आएगा और ये आर आएगा और ये अपना रिजल्टेंट होगा जिसको जेड बोल रहा हूं मैं, और ये एंगल कितना, फाइव, ठीक है। तो tan फाइव की वैल्यू कितना, क्या एक्सएल बाई आर लिखूंगा क्या, क्लियर है। और cos फाइव की वैल्यू कितना, 1/√2 जो r बाई जेड है। फाइव की किस वैल्यू के लिए 1/√2 देता है, तो मुझे ये बात समझ में आई कि फाइव की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री। कितनी होती है, 45 डिग्री। तो मतलब फाइव की वैल्यू कितनी है, 45। तो ये जब आप tan 45 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, r बाई जेड। इसका मतलब r किसके बराबर है, जेड के बराबर है। r किसके बराबर है, जेड के बराबर है। क्लियर है बातें। अब देखते हैं दूसरे कंडीशंस में। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई भी पीक करंट लिखूं, ऐसे लिखूं, आप देखो tan फाइव या एक्सएल की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो ऐसे लिखूं, एक्सएल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। देखिए यही तो लिखूंगा, क्योंकि ओमेगा यहां पर अपने को पता है कितना, देखिए पहले केस में तो एल निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें, अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सर्किट में किसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, इंडक्टेंस की। चेंज क्या हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देखिए, और पीक वैल्यूज। क्या चेंज हो रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यूज। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से भी इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो सकता है। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो जो क्या सेम है वो क्या है, इंडक्टेंस। तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मुझे R बाई 1000, क्या ये L की वैल्यू आएगी क्या, क्लियर है। और यहाँ पे जो सोर्स था वो कितना था, 25 sin 1000 t, ये सोर्स पहली बार था। अब देखिए दूसरी बार सोर्स क्या अप्लाई किया गया, सेम R, ये चेंज होगा नहीं, इंडक्टर ये चेंज होने वाला है नहीं। चेंज क्या किया हमने, सप्लाई सोर्स, तो इसकी वैल्यू कितनी कर गई, 20 sin 2000 t, क्लियर है। अच्छा तो अब जब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो ये एक्स एल डैश आएगा क्या, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा डैश इंटू एल। एल तो चेंज हुआ नहीं, तो एक्स एल कितना, 2000 इंटू आर डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आ गया, 2r। देखिए क्या ये बात समझ में आई क्या, एक्सएल की वैल्यू कितना, तो अगेन cos फाइव की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं फिर से, r बाई जेड, यही तो होता है। तो ये r जेड की वैल्यू कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो ये कितना r, ये कितना r स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2r का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, cos फाइव की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखो r डिवाइडेड बाई r अंडर रूट 5 विच इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 5, ये आंसर है अपना। आई होप ये बात समझ में आई होगी। देखिए आप जल्दी से, हमने, मुझे क्या कंफर्म है, क्योंकि सर्किट का इंडक्टेंस नहीं चेंज होगा, एल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एल की वैल्यू नहीं चेंज हो रही तो मैं वही कैलकुलेट किया, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा, r बाई 1000 निकाल लिया, r के टर्म में कुछ भी अपना आंसर आएगा, अपने को नहीं लेन देना है। दूसरी बार उसने क्या चेंज करा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से भी इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा, तो मैंने उसको पकड़ के रखा, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। क्लियर है बातें। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, 1/√5, क्लियर है, ठीक है।
अब देखिए आगे का सवाल। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? एलसीआर सर्किट्स के बारे में। क्या? एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट्स। हमने पहले ही सीरीज आरसी पढ़ रखा है, सीरीज एलआर पढ़ रखा है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर कहने का क्या मतलब? एक ऐसा सर्किट जो सीरीज में रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड हो, तो कैसा क्या सर्किट बनेगा? सीरीज एलसीआर बनेगा। तो मतलब मुझे सर्किट डायग्राम बनाऊं तो क्या बनेगा? देखो आप, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर, और मैं इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूं जिसकी वैल्यू मैं ई बोल देता हूं, और मैं करंट सोर्स अप्लाई करता हूं जिसको मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी बोल देता हूं। ये बात समझ में आई? ठीक। और इसका रेजिस्टेंस आर, इसका एक्सी, इसका एक्सएल। क्लियर है? बातें समझ में आई? अगर मैं केवीएल यूज करूं, सबसे पहले मैं डिसाइड कर लूं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है आर, इसके क्रॉस वीसी और इसके क्रॉस एल। अगर मैं केवीएल यूज करूं तो मैं क्या बोलूंगा? यूजिंग केवीएल ई माइनस वी आर माइनस वी सी माइनस वी एल इज इक्वल टू 0। ई इज इक्वल टू कितना? वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल विद टाइम के साथ। मतलब ये क्या लिखे गए एक्चुअल में? ई टी इज इक्वल टू बी आर टी प्लस बी सी टी प्लस बी एल टी। टाइम के फंक्शन वाली बातें लिखी गई। क्लियर है बातें? तो मुझे क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है बातें? तो इन तीनों को, पोटेंशियल को मैं ऐसे बोलता हूं, V नॉट R मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, V नॉट C मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, V नॉट इंडक्टिव ये कैलकुलेट करने की जरूरत है। अच्छा, अगर मैं इनका फेजर डायग्राम बनाऊं उसके पहले मैं आपको बोलूं कि चूंकि सर्किट चाहे जैसा भी हो, मुझे एक बात के लिए कंफर्मेशन है, और वो ये है कि करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑलवेज विल बी इन अ फेज। वो हमेशा किस में होंगे? फेज में होंगे। तो जो फेज करंट का है वही फेज पोटेंशियल का होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो क्या मैं अगर सबसे पहले रेजिस्टेंस को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या? आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। देखिए तो यही तो लिखूंगा। और मुझे पता है कि करंट से इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे चलता है प्लस पाई बाई 2 से, करंट पाई बाई 2 आगे चलता है कैपेसिटिव सर्किट में। तो अगर मैं इसके क्रॉस को पोटेंशियल को लिखना चाहूं तो आई नॉट इंटू एक्सी, चूंकि मैं पोटेंशियल का लिख रहा हूं तो करंट आगे चलेगा तो पीछे चल रहा होगा, ठीक। इसको मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब अगर मैं इसके क्रॉस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देखिए, आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि मुझे पता है कि अक्रॉस द इंडक्टर पोटेंशियल विल बी लीड बाई पाई बाई 2। क्लियर? अगर मैं इनका फेजर डायग्राम अब बनाऊं तो आप देखो क्या फेजर डायग्राम इनका ऐसा होगा क्या? इसके क्रॉस आई नॉट इंटू आर बोल दूं, इसके क्रॉस आई नॉट इंटू एक्सएल बोल दूं, इनके क्रॉस आई नॉट इंटू एक्सी बोल दूं। देखिए क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच का एंगल 180 डिग्री है क्या? मतलब एनालॉजी के लिए हम समझ सकते हैं दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट किसी एक ही डायरेक्शन में होगा और इस बात से डिसाइड होगा कि कौन बड़ा है, यही तो होगा। अगर मैं केस फर्स्ट कंसीडर करूं, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट क्या कि मान लेते हैं कि एक्सएल की वैल्यू बड़ा है एज कंपेयर टू एक्सी, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री है, फेज डिफरेंस है।
तो जस्ट माइनस हो जाएंगे, अपोजिट वेक्टर्स डायरेक्टली माइनस कर दिए जाते हैं। तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, क्या एक्सएल माइनस एक्ससी क्या आएगा, एक तरफ, इन दोनों का माइनस एक तरफ। तो इनको मैं जब इनका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे क्या कुछ ऐसा दिखेगा क्या, देखिए इसका अगर मैं बनाऊं तो ये आई नॉट आर और इधर कितना एक्सएल माइनस एक्ससी आई नॉट, देखिए तो क्लियर है। तो जो रिजल्टेंट आएगा ये कुछ इधर आएगा ऐसे, और ये एंगल कितना, मैं जैसा कि हम लोग पीछे लेते थे अल्फा ले लेते हैं। तो जेड की वैल्यू कितना, क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या जेड, या रिजल्टेंट पीक वोल्टेज क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या, आई नॉट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। देखिए तो वोल्टेज लीड कर रहा है ऐसे सर्किट में व्हेन केस फर्स्ट एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, देन वोल्टेज लीड्स करंट बाय अल्फा। क्लियर बात है। तो अगर मैं अब इसके लिए अगर लिखना चाहूं इक्वेशन, तो क्या मैं b की वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखूंगा क्या, तो इसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगेन क्या लिखूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan इनवर्स ये कितना हो चुका है, एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर। देखिए तो क्लियर है बातें, इतनी बात समझ में आई। तो ये कैसा सर्किट है, ये कैसा सर्किट बना, ये व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी देन सर्किट इज इंडक्टिव। कैसा सर्किट बना, क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है, देन करंट। क्लियर है बातें। अब इसका दूसरा केस क्लियर करते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड क्या, व्हेन एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, मतलब क्या एक्ससी बड़ा हो, तो क्या मेरा ये ऐसे बन जाएगा क्या, आई नॉट इंटू आर, तो एक्ससी माइनस एक्सएल आई नॉट। देखिए तो मैग्नीट्यूड के टर्म में ये सारी बातें हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए कर रहे हैं। तो मेरा जो रिजल्टेंट आएगा वी नॉट, मैं ऐसे लिखूंगा क्या, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो क्या यहां पे अल्फा से पीछे चल रहा है क्या वोल्टेज, तो मैं अब वोल्टेज का जब इक्वेशन लिखूंगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा लिखूंगा, वेयर वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। अच्छा अल्फा की वैल्यू मैं सीधे लिख देता हूं यहां पे, अब tan अल्फा की वैल्यू कितना मैं लिखूंगा, देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक्ससी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है बातें। देखो अब ये सब मैग्नीट्यूड की बातें, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट फेज में तो मैग्नीट्यूड। क्लियर है बातें, सिंपल। तो इस केस में ये कैसा सर्किट बन गया, ये कैपेसिटी सर्किट बन गया, बिकॉज करंट लीड्स वोल्टेज। क्लियर बात है। अगर इन सर्किट्स का इंपीडेंस की बातें करूं मैं,
इन सर्किट के इंपीडेंस की बातें करूं तो इंपीडेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और यहां पर Z की वैल्यू कितनी, यहां पर Z की वैल्यू कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए पावर फैक्टर कितना, पावर फैक्टर तो हमने क्या पढ़ रखा है, पावर फैक्टर आर बाई जेड, तो मैं क्या लिखूंगा, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर मुझे यहां पे पावर फैक्टर पूछा गया तो क्या मैं यहां पे पावर फैक्टर ऐसे लिखूंगा क्या, देखिए अगेन वही आर बाई जेड, कितना आर बाई जेड की वैल्यू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। क्लियर, ये दो केसेस की बातें हम लोग ने एलसीआर सर्किट से कर ली। अब जो मुझे अगली बात करनी है, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, व्हेन, केस थर्ड क्या कि दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब इनकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू क्या, जीरो आएगी क्या। इसका मतलब इनका जो फेजर डायग्राम होगा सिर्फ ऐसे होगा क्या, आई नॉट इंटू आर, इधर का कुछ बचेगा ही नहीं। क्लियर है। तो मेरा जो जेड का वैल्यू बनेगा मैं ऐसे लिखूंगा क्या, देखो जैसे कि अभी हम लोग पहले बनाते थे, इधर कोई मैग्नीट्यूड नहीं बचेगा, इधर भी नीचे भी कोई मैग्नीट्यूड नहीं बचने वाला है, तो मैं यहां पर सीधे लिखूं v की वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, चूंकि अल्फा यहां पे कितना 0 डिग्री, और v नॉट की वैल्यू कितना आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी, चूंकि जेड कितना, जेड की वैल्यू कितना, अगेन हम लोग क्या सीखे, जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, या जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये एक्सएल बड़ा है तब, ये एक्ससी बड़ा है तब, चूंकि ये दोनों बराबर है तो कितना वैल्यू देगा, ये देगा सिर्फ आर, ये भी कितना देगा आर। कोई भी अपने को कोई टेंशन नहीं, तो आप एक से किसी से भी समझ जाओ, हमें जो समझना है सिंपल। तो जेड की वैल्यू कितना आर, तो इसकी वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी, तो ये आर। तो सर्किट कैसा बना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया। तो पावर फैक्टर कितना हुआ, आर बाई जेड, चूंकि जेड कितना आर, तो पावर फैक्टर कितना 1। क्या मेरी बात समझ में आई आपको। तो एलसीआर सर्किट में तीन ही केस बन सकते हैं, या तो इंडक्टिव सर्किट बनेगा, या तो कैपेसिटिव सर्किट बनेगा, या तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनेगा। अब एक बातें जो हमें और डिस्कस करनी है इसमें, इस बात को समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इस सर्किट में मैक्सिमम पावर कब होगा, क्या पी एवरेज मैक्सिमम कब होगा, तो मुझे क्या पता है, बी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस 5 फॉर मैक्सिमम पावर। क्या देखना अपने को, मैक्सिमम पावर। तो अगर इस वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो cos 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तब ये मैक्सिमम होगा, बाकी सभी वैल्यूज के लिए तो कम आएगा। तो cos 5 1 होने का मतलब ये है कि z की वैल्यू कितनी हो, cos 5 की वैल्यू कितनी होती है r बाई z, तो z कितना होना चाहिए r होगा, तभी cos 5 कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब फॉर द p मैक्सिमम, किसी भी एलसीआर सर्किट के लिए मैक्सिमम पावर का कंजप्शन हो, उसके लिए मेरे पे बात समझ में आ रही है कि वो सर्किट प्योर रेजिस्टिव होना चाहिए। इसका मतलब मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस
और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का अरेंजमेंट इस तरीके से करना हो कि दोनों वैल्यू बराबर हो। तो अगर मैं आपको बोलूं, आप ऐसे समझो, अगर Z मिनिमम P मैक्स देन cos phi should be 1, then R should be equal to Z and it is the minimum, और Z मिनिमम हुआ या Z मिनिमम वैल्यू ये हुई किसके बराबर? रेजिस्टेंस के बराबर। तो क्या मेरा Z का जो वैल्यू है वो ये है क्या? R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर के अंदर तो एक्सी माइनस एक्सएल कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है। और मैं जो अपने को Z की वैल्यू R के बराबर चाहिए, तो ऑब्वियसली ये पार्ट जीरो होगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जीरो ही हो सकता है। इसका मतलब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू कितना? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी? ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू कितनी? ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 1/LC, और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से? ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, देखिए तो। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2πf 1/√LC। तो फाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी? 1/2π√LC। दिस इज नोन एज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? ये उस वैल्यू पे मिलता है जब सर्किट, कोई भी एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट मैक्सिमम पावर दे, और मैक्सिमम पावर वो तभी देता है जब वो प्योर रेजिस्टिव हो, और प्योर रेजिस्टिव वो तभी हो पाएगा जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो। तो जिस एलसीआर सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम हो जाएं, ऐसा वो सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। रेजोनेंस सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी बातें हम लोग आगे के लेक्चर में और डिटेल करेंगे, जिसमें मैं अभी के लिए सिर्फ आपको इतनी सी बात बताऊं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब 2π√LC, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस वैल्यू। क्लियर? कब होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कंडीशन फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, when XL is equal to XC. At this instant, at this point, LCR will provide P max, maximum, और करंट कितना होगा? I max, करंट भी होगा अपने को, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होगा? V नॉट by Z is equal to I नॉट, क्योंकि Z मिनिमम देन I is max। क्लियर है बात? समझ में आई होंगी। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर का इस आया हुआ सवाल। सिंपल सा सवाल क्या है? इन द गिवन सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टर आर इज दिया गया। इनसे पूछा गया है आरएमएस वैल्यू पूछा गया। तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? सिंपल, Vrms by Z इज इक्वल टू IRMS। अगर Z कब लिखते हैं? जब मोर देन वन एलिमेंट कनेक्टेड हो, सीधे Z लिखो आप। क्लियर है? तो या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, V नॉट बाई Z इज इक्वल टू I नॉट। तो चूंकि मुझे ये आरएमएस वैल्यू दिया है, तो 200√2 डिवाइडेड बाई Z इज इक्वल टू IRMS। तो जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैलकुलेट क्या है? Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Z की वैल्यू के लिए अगेन क्या दिया गया है? यहां पर XL की वैल्यू ज्यादा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा सवाल? देखिए, XL इज ग्रेटर देन XC। तो क्या मैं ऐसे बनाऊंगा क्या फेजर डायग्राम? I नॉट नहीं बनाते क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये R और इधर XL माइनस XC। ठीक, कितनी वैल्यू आएगी? देखिए, बताइए जल्दी से। देखिए,
एक्सएल की वैल्यू कितनी 200 ओम, एक्ससी की वैल्यू कितनी 100 ओम और आर की वैल्यू कितना 100 ओम। तो कितना हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो ये वैल्यू कितना 100 ओम के बराबर, इधर कितना 100 ओम के बराबर। तो जेड कितना, जेड की वैल्यू कितना 100 स्क्वायर अंडर रूट। तो कितना हो जाएगी वैल्यू मैं कितना लिखूंगा जेड इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 रूट 2। तो कितना हो जाएगा, इसको वैल्यू मैं क्या लिखूंगा आई आर एम एस इज इक्वल टू 200 रूट 2 100 रूट 2। ये कितना 2 एम्पेयर। क्लियर है बातें। तो हमारा आंसर कौन सा होगा कौन सा है देखिए 2 एम्पियर। क्लियर है बातें, ठीक है। अब आगे की बातें सोचते हैं। एक और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चोक कॉइल। क्योंकि चोक कॉइल को समझने से पहले हम अपने रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम्स की बातें सोचते हैं कि क्या है चोक कॉइल से आवश्यकता कैसे पड़ेगी, किसको कहते हैं चोक कॉइल। ठीक है, हमें पता है कि घर में जितने भी सर्किट एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हो, मैं लेके जब घर में अपने आता हूं उनको यूज करने के लिए, तो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का आता है। और सभी इंस्ट्रूमेंट सभी डिवाइसेस का रेटिंग 220 वोल्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है मैं एक छोटा सा एलईडी बल्ब लेके आऊं जिसकी रेटिंग ही 15 वोल्ट हो और मैं उसको 220 वोल्ट में सीधे जाके कनेक्ट करूंगा तो 15 वोल्ट बचे, वो 15 वोल्ट का एलईडी बल्ब बचेगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं, जल जाएगा तुरंत। और आपने देखा भी होगा कई सारे डिवाइसेस घर उनमें जल जाते हैं, तो कैसे उनको एक्सेस सप्लाई मिल जाती है, यही बात हुआ। तो अगर मुझे अपने उस इंस्ट्रूमेंट को बचाना है तो उसको जो पोटेंशियल जाना चाहिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल ऐसे मैं बोलूं, ये मेरा कोई भी डिवाइस है और इसकी रेटिंग बहुत कम है, 220 वोल्ट नहीं है, 15 वोल्ट 10 वोल्ट से मानते हैं। इसका मतलब इसको जो सप्लाई जाना चाहिए वो कितना, लेट 10 वोल्ट बोला तो 10 वोल्ट जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो सप्लाई आती है वो कितना 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज की आती है। क्लियर है बात? तो इसका मतलब अगर मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। अगर मुझे इसको बचाना है तो मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को कम करना पड़ेगा। तो मैं हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में क्या कनेक्ट कर दूं, ऐसे मैं बोलूं एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, ये अपना कोई भी ट्यूबलाइट हो, कोई भी, ज्यादातर ट्यूबलाइट देखने को मिलती है जिनकी कम है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं। तो मुझे ये बात समझ में आएगा कि जैसे ही रेजिस्टेंस में कनेक्ट करूंगा, रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से पोटेंशियल ड्रॉप तो इस डिवाइस के अलोंग कम हो जाएगा, क्रॉस कम हो जाएगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। बट इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या आपको नहीं लगता कि हीट जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा? वो भी कितना, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो एक्चुअल में पोटेंशियल ड्रॉप की प्रॉब्लम तो कम हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे लिए और आ गई। वो क्या है, किसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम होने के साथ साथ हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होने लग गया, हीट जनरेट होने लगा। यदि आपने रूम में लगा रखा होगा तो रूम गर्म करने लग जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है हीट जनरेट करना। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि
हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इजाद किया, कुछ दिमाग लगाया और उसके साथ एक और प्रॉब्लम हमारे साथ, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन हमारे साथ एक और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हमने इसको हटाया। फिर हमने कहा नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने एक इंडक्टर लगाया। क्या लगाया? इंडक्टर। कि ये अपना कोई डिवाइस, ट्यूबलाइट ही बोल देते हैं, ज्यादातर आपको यहीं पे मिलेगा। और यहाँ पे एक इंडक्टर लगाते हैं ऐसे। अब मुझे पता है कि इंडक्टर बेसिकली कॉइल को ही मोड़ के तो बनाया जाता है, तो जब भी आप कोई भी वायर लोगे जिसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ मटेरियल्स होंगे, तो रेजिस्टेंस तो अपने आप आएगा। तो रेजिस्टेंस अपने आप कुछ ना कुछ इसके साथ जुड़ी जाएगा, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टेंस। क्लियर है बात? तो इन दोनों का कंबाइन कुछ ना कुछ सर्किट का इंपीडेंस मिलेगा, रिएक्टेंस इसका और उसका ओम जोड़ के। तो मैं यहां पर जेड की जो वैल्यू लिखूंगा, क्या मैं लिखूंगा? एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखूंगा क्या? अब देखते हैं। तो ओवरऑल ये दोनों मिलके इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज तो कर दिए। अब रही बात इनके अक्रॉस पावर कंजप्शन ज्यादा ना हो, ताकि हीट जनरेट भी ज्यादा ना हो, तो पावर कंजप्शन कम करने के लिए पावर कंजप्शन कम हो, तो पी एवरेज अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना? IRMS BRMS इंटू cos फाइव। तो मैं इसको लिख सकता हूं VRMS IRMS R बाई जेड। अगर मैं ये चाहता हूं कि पावर कंजप्शन इसके क्रॉस कम हो तो cos फाइव शुड बी मिनिमम, ये कम होना चाहिए। अच्छा, cos फाइव कम होने का मतलब अगर जितना कम कर सकता हूं कर लूं मैं। cos फाइव कम होने का मतलब ये टेंडिंग टू कितना हो जाए? 0। अच्छा, टेंडिंग टू 0 होने का मतलब R बाई जेड टेंडिंग टू 0 हो। इसका मतलब Z बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, Z बड़ा होने का मतलब क्या है कि जब भी मैं इंडक्टेंस कैलकुलेट करूंगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ ही जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि आप देखो तो ऐसे समझो, P एवरेज VRMS IRMS इंटू cos फाइव की वैल्यू में डायरेक्ट लिखता हूं R डिवाइडेड बाई अंडर रूट XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको मैं VRMS IRMS R अंडर रूट XL बाई R का स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो ये P एवरेज की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या? देखिए तो IRMS VRMS इंटू 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा L लिख देता हूं XL को, और ये R का स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि मुझे ये वाली वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। तो R की वैल्यू में मैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस, क्योंकि कुछ भी लगाऊंगा R आएगा। तो मैं जो चेंज कर सकता हूं वो क्या है? ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि R बढ़ाने का मतलब ये वैल्यू कम होना, तो अब R को, अच्छा तो मुझे क्या चेंज करना है? ये पूरी, इसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकता, तो इसमें चेंजेस होगा। ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो ये 0 टेंडिंग करेगा क्या? मैं क्या बोला, मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? ओमेगा L को यदि मैं इंक्रीज करूं तो Z डिक्रीज करेगा। Z डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि cos फाइव टेंडिंग टू 0 होगा। मेरी बात समझ में आई आपको? ओमेगा L जितना बढ़ाऊंगा Z उतना कम होगा, और Z जितना कम होगा cos फाइव टेंडिंग टू 0 होगा, और पावर कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, 0 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई सर्किट आप बना ही नहीं सकते जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ना हो, होगा ही होगा। और अब चाहे जितना भी बड़ा होगा रेजिस्टेंस आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी हमेशा। तो कभी भी आप, बस हम कंपेरेबल वैल्यू बोल सकते हैं कि टेंडिंग टू 0 हो। तो मतलब जितना ज्यादा Z में किसको चेंज कर सकते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। Z में किसको चेंज करेंगे हम? मैं से बोलूं कि L इंक्रीज करें। क्या इंक्रीज कर रहे हैं? L को इंक्रीज करें, या और क्लियर में लिख देता हूं, फॉर Z मिनिमम
L शुड बी इंक्रीज, L बढ़ाना चाहिए, और R की वैल्यू कम हो, वो हम मटेरियल की सिलेक्शन से डिसाइड करेंगे कि R की वैल्यू कम हो। क्लियर? तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि बेसिकली चोक कॉइल का पर्पज ये था, समस्या ये थी कि हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी रेटिंग 220 वोल्ट नहीं होती है या फिर 220 वोल्ट को सह नहीं पाएगा, तो मैं उसके क्रॉस पोटेंशियल बहुत कम प्रोवाइड करूं, इसीलिए मुझे उसके सीरीज में कुछ न कुछ पोटेंशियल को ड्रॉप कराने के लिए कुछ न कुछ सर्किट एलिमेंट्स जोड़ने पड़ेंगे। इसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ सकता था, ये सारी चीजें हम इधर उधर करके जोड़े। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस जोड़ने के साथ समस्या क्या हुई। तो हमने कहा नहीं, रेजिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे, तो हमने इंडक्टर्स जोड़ा। इंडक्टर जोड़ने के साथ साथ हमने देखा हमारी समस्या भी सॉल्व हो गई, और हमारा जो प्रॉब्लम था कि पावर कंजप्शन ज्यादा ना हो, पावर कंजप्शन को भी हमने सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली चोक कॉइल कुछ भी नहीं है, चोक कॉइल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलआर सर्किट। किसका है चोक कॉइल? क्या है चोक कॉइल? क्या है? इट इज द एलआर सर्किट, मीन्स L should be high, R should be less। तो पावर कंजप्शन कितना होगा? P एवरेज कंजप्शन टेंडिंग टू 0 होगा, मिनिमम होगा। टेंडिंग टू 0 बोलो या P एवरेज मिनिमम। तो कई बार आपसे सवाल पूछा भी जाएगा, अ गुड चोक कॉइल हैज हाई इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस, लो रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई इंडक्टेंस। तो हमारे लिए अच्छा चोक कॉइल कौन है? जिसका इंडक्टेंस हाई हो और रेजिस्टेंस लो हो। देखिए इस सवाल को सोचिए, अ गुड चोक कॉइल हैज लो इंडक्टेंस एंड हाई, ये यहां से गलती है, ये एंड होगा, ठीक है, एंड लो रेजिस्टेंस ऐसे। तो क्या है सही आंसर? हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। विच वन इज राइट? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बातें? आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमारे पास जो पढ़ने के लिए बचा है वो क्वालिटी फैक्टर्स, रेजोनेंस सर्किट्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की, हमें और डिटेल डिस्कस करेंगे, बैंड भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीधे ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे और यही चैप्टर्स की एंडिंग पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन्स होगा तो दोबारा से आके आप हमारे चैनल्स पे मोहन फिजिक्स एकेडमी पे देख सकते हैं। और फिजिक्स सब सिंपल होता है, लेकिन आपको बातें समझ में आना चाहिए। समझ में आने के लिए बातें जरूरी है कि जितना ज्यादा आप सवालों को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आएगा, क्योंकि फिजिक्स जब आपको आनी है तो आपके द्वारा सवालों का प्रैक्टिस होना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि टीचर्स के पढ़ाने से सिर्फ कॉन्सेप्ट पता चलेगा और कुछ दिन याद रहेगा, भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट को जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप खुद ही आएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर द वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।